ડૉક્ટર સુમેર ચોપરા, આપને પૂછવા માંગીશ કે તમે તો હંમેશા ધરતીના પેટાળ સાથે હંમેશા અંદર નજર નાખીને બેઠા હો છો, પણ ચાંદો પણ ધરતીનો જ એક ટુકડો કહેવાય છે કે એક થિયરી છે એ પ્રમાણે આપણે આપણી વાર્તાઓમાં તો મામા અને માતા અને મામાનો સંબંધ છે, આમ કઝિન્સ છે, ભાઈ બહેન છે, ઘણા બધા એની થિયરીઝ છે. તો જેમ આપણે ધરતીને સમજીએ છીએ, આપણને અહીંયા જ્વાળામુખો છે, અહીંયા આગળ નદીઓ છે, પહાડો છે, અલગ અલગ રીતે અહીંયા બરફ છે, એન્ટાર્કટિકા સાવ જુદું છે, આફ્રિકા જુદું છે, આખું આપણે પૃથ્વીની એક ભૂગોળને સમજતા હોઈએ છીએ. જેમ પૃથ્વી છે એવી રીતના આપણે ધારો કે ચંદ્રને જો આપણે ફરવા અત્યારે જઈએ તો પૃથ્વીના પ્રવાસીને તમે ચંદ્ર કેમનો સમજાવશો કે એ કેવો છે? देखिए, जब एक मेजर डिफरेंस जो चंद्रमा में और धरती में है वो है कि चंद्रमा की सतह के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल ना के बराबर है, तो इस वजह से जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी प्रभावित है. अगर आप जैसे धरती पर बात करें तो आपको समुद्र देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स हैं, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं. ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको एब्सेंट मिलेंगी, क्योंकि चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ इरोजन वेदरिंग नहीं होती है ना के बराबर. तो मोस्टली जो रॉक्स टाइप्स हैं वहाँ पर इग्नियस है. दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि जैसे जितनी भी प्लेनेटरी बॉडीज़ है उसमें देखा गया है कि लगभग जो इनर जो कोर है उसका जो लगभग आपका रेडियस है तो वो लगभग उसका 50% होता है, 50% के बराबर है टोटल रेडियस के. कोई भी आप प्लेनेट लेंगे बॉडी, जैसे अर्थ की बात करें तो अर्थ का लगभग आप रेडियस लगभग 6400 किलोमीटर है, उसमें से लगभग 3000 किलोमीटर आपका कोर में है. अगर ये की बात हम अगर मून की बात करें तो मून में ये लगभग 1/5 है. 1/5 मीन्स ओनली 20% है. जैसे अगर हम उसकी बात करें तो उसका रेडियस जो है मून का लगभग 1750 किलोमीटर के आसपास है, और उसमें अगर हम इसके कोर की बात करें तो कोर लगभग 350 किलोमीटर के आसपास ही है. तो ये एक मेजर डिफरेंस है. जैसे अर्थ में आपके पास क्रस्ट, मेंटल और कोर है, आपको मून में भी क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है. यहाँ की क्रस्ट थोड़ी थिन है, लगभग 50 કિલોમીટર કે આસપાસ છે. એટલે ક્રસ્ટ એટલે બહારનો જે ભાગ છે, પછી નીચેનો જે છે, ધારો કે આપણે એક પેલું દાડમને આપણે કરીએ કોઈ ફળને ગણીએ તો બહારની જે છાલ છે, કારણ કે આ શબ્દો કદાચ દર્શકો માટે પેલા હશે, એટલે બહારની જે છાલ છે દર્શકો એને ક્રસ્ટ કહેવાય, વચ્ચેનું જે ગલ છે એને મેન્ટલ કહેવાય, અને જે ઠળિયાનો જે ભાગ છે એને કોર કહેવાય, બરાબર ને? યસ. તો આવી રીતના તમે પૃથ્વીને બી ગણી લો. આનો જે ઠળિયો છે એકદમ ગરમ છે અને એમાં પછી વચ્ચે બધું આખું ભરેલું છે, બહાર જે છાલ છે જેના પર આપણે રહીએ છીએ, એવા 3 ભાગ સાહેબ એમ કહે છે કે ચંદ્રના પણ છે. યસ. और दूसरा एक्चुअल में अगर हम बात करें कि जैसे हम धरती की भी बात करें, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मून है और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, इसमें एक धरतीकंप या अर्थक्वेक्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. क्योंकि आप कोई भी अभी टेक्नोलॉजी अर्थ में भी ऐसी नहीं है कि आप ड्रिलिंग करके आप पता लगा सके कि अंदर कौन सी लेयर्स हैं. तो जनरली कोई भी यहाँ पे धरतीकंप आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, तो उसकी वेव्स पूरे अर्थ में ट्रेवल करती है. उसको वेव्स को हम स्टडी करके बता सकते हैं कि अर्थ में कौन कौन सी लेयर्स हैं. ऐसी मून की बात करें तो मून में हम जो आते हैं उसको अर्थक्वेक नहीं कहेंगे, उनको मून क्वेक्स कहेंगे हम, क्योंकि वो मून के धरतीकंप है. तो वहाँ पर भी एक्चुअल में 1969 में जो अपोलो मिशंस हुए थे यूएस में, तो उन्होंने कुछ साइस्मोमीटर्स लगभग 3 डिफरेंट स्टेजेस में 3 और या 4 साइस्मोमीटर्स उन्होंने वहाँ रखे थे. तो वहाँ पर जितने भी मून क्वेक्स आए उसमें उन्होंने वहाँ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, जो भी मैंने आपको बताया अभी 1750 किलोमीटर, ये पूरे वहाँ पे जो मून क्वेक्स रिकॉर्ड हुए उसको इन्होंने पूरा एनालिसिस किया. उस टाइम पे जो एनालिसिस था वो थोड़ा क्रूड टाइप का था, क्योंकि 1970s में कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी, इन्वर्जन के उतने वैसे कोड्स नहीं थे जिससे आप एग्जैक्ट पता लगा पाए. लेकिन उन्होंने वो जो भी मून क्वेक्स रिकॉर्ड हुए थे 1977 तक रिकॉर्ड हुए थे, तो उसको उन्होंने दोबारा अभी रिसेंटली एनालाइज किया. तो वही जो 1750 किलोमीटर है और उसकी जो कोर है वो लगभग 20% है टोटल उसका रेडियस का. ये सब उन्होंने अभी लेटेस्ट जो उन्होंने एनालिसिस री एनालिसिस किया है उससे पता लगा है. और मोस्टली रॉक्स, जैसे मैंने कहा कि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है तो वेदरिंग नहीं है, वेदरिंग नहीं है तो इरोजन भी नहीं है, इरोजन नहीं है तो मोस्टली जो रॉक्स हैं वो मोस्टली इग्नियस टाइप है. जबकि हम धरती की बात करें तो धरती में इरोजन होता है तो सेडिमेंट्री रॉक्स भी बनती हैं. आपकी समुद्र में जिसे कहते हैं वो पूरी मिट्टी जो भी नदियाँ लाती हैं वो इकट्ठी होती है, उससे धीरे धीरे वो लेयर बनती है, वो कम्पैक्ट होती है, तो उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बनती है. बट मोस्टली अगर हम मून की बात करें तो मून में मोस्टली इग्नियस रॉक्स पाई जाती हैं.